13 जनवरी सन 2006 अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयर्स का एक खूबसूरत गर्मी वाला दिन था। शहर के अंदर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अचानक 12:38 पर पुलिस के पास एक कॉल आती है। कॉलर पुलिस को बताता है कि बैंक रियो को लूटा जा रहा है। पुलिस फौरन बैंक के बाहर पहुंचती है और पता लगाती है कि अंदर 4 चोरों के साथ 23 होस्टेजेस हैं। पुलिस ने बैंक से निकलने वाले दोनों एग्जिट पर निगरानी रखना शुरू किया और एक सुरक्षित घेरा बनाया। पुलिस ने चोरों से बातचीत की और उन्हें सरेंडर करने को कहा। अचानक शाम 7 बजे बैंक से निकलने वाली आवाज़ और हलचल बंद हो गई। पुलिस ने बैंक के अंदर जाने का डिसीजन लिया। पुलिस जैसे ही बैंक के अंदर गई तो पुलिस वहां जाके शॉक हो गई। सारे होस्टेजेस जिंदा थे, किसी को कोई चोट नहीं आई थी और लगभग 150 के करीब सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को खोला गया और वो सब खाली थे, पर वहाँ चोरों का कोई नामो निशान नहीं था। कोई खिड़की नहीं तोड़ी गई थी और पुलिस ने भी बैंक के एग्जिट पर स्नाइपर लगाए हुए। फिर भी न जाने चोर वहाँ से निकलने में कैसे कामयाब रहे। इस बैंक हाइस्ट को सदी की सबसे बड़ी चोरी का टाइटल मिला। मेरा नाम है अंकित बलहारा और आप देख रहे हैं द मैनसलेयर स्टोरीज। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंक रियो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक था। इस चोरी के लिए चोरों ने एक दूसरी चोरी से इंस्पिरेशन ली जो 1999 में रमालो अर्जेंटीना का एक बैंक है। चोरों ने पुलिस से नेगोशिएट करने के लिए बैंक के कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को होस्टेज बना लिया था। जैसे ही उन्होंने बैंक से निकलने के लिए होस्टेज को एक शील्ड की तरह यूज किया तो पुलिस ने चोरों पर ओपन फायर कर दी, जिसकी वजह से एक चोर के साथ 2 इनोसेंट होस्टेज भी मारे गए। और ये सब उस समय टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया और पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी हुई। इसी वजह से इस बार पुलिस हर एक मूव को सावधानी के साथ ले रही। पुलिस को लगा चोरों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जो 2 एग्जिट थे वहां पर भी पुलिस ने स्नाइपर्स लगाए हुए थे और उस समय बैंक के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर तैनात थे। फिर भी न जाने चोर निकलने में कैसे कामयाब है। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। एक चोर ने पुलिस के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया जिसका कोड नेम वोल्टर था। वोल्टर ने नेगोशिएशन के दौरान पहले एक सिक्योरिटी गार्ड, फिर एक जवान लड़के और लास्ट में एक ओल्ड लेडी को निकाल दिया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि चोर पुलिस के साथ कोऑपरेट कर। तीनों होस्टेजेस ने पुलिस को बताया कि चोरों ने उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया और सब बहुत ही शांत और अच्छे मूड में हैं और वो सिचुएशन को बहुत ही लाइटली हैंडल कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला होस्टेजेस में से एक बैंक एम्प्लॉय का आज बर्थडे है तो उन्होंने उसके लिए गाना भी गाया। थोड़े टाइम बाद करीब 3:30 बजे वोल्टर ने पुलिस से कहा होस्टेजेस भूखे हैं और उनके लिए पिज्जा की डिमांड करी और कॉल को कट कर दिया। इसके बाद वोल्टर का कोई भी कॉल नहीं। अब पुलिस थोड़ा पैनिक होने लगी तो पुलिस ने उसे बहुत बार कॉल की बट उसने कोई भी कॉल पिक नहीं की। फाइनली पुलिस की स्पेशल फोर्स ने अंदर जाने की ठानी। अंदर जाने पर उन्हें 3 डिफरेंट फ्लोर्स पर 20 होस्टेजेस लोग मिले, पर वहाँ चोरों का कोई नामो निशान नहीं। पुलिस ने डबल चेक करके देखा, कभी कोई चोर होस्टेजेस में तो शामिल नहीं हो गया, बट होस्टेजेस के अंदर कोई चोर नहीं। पुलिस बेसमेंट के अंदर गई तो वहाँ पर 400 में से 143 डिपॉजिट बॉक्सेस को खोला गया था और उनके अंदर का सामान गायब था। बट चोरों ने इसके बजाय डायरेक्ट बैंक में रखे कैश को क्यों नहीं चुराया? क्योंकि डिपॉजिट बॉक्सेस के अंदर कैश, ज्वेलरी और दूसरे कीमती सामान होते थे और बैंक के पास सेफ्टी डिपॉजिट के कैश का सीरियल नंबर नहीं होता था, जिनसे चोरों को पकड़ना और मुश्किल हो जाता था। और ये वाली बैंक ब्रांच एक बहुत ही अमीर नेबरहुड के अंदर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रखे हुए डिपॉजिट बॉक्सेस के अंदर दूसरी ब्रांच के कंपैरिजन में ज्यादा कीमती चीजें थी। पुलिस को वहाँ पे एक बैटरी पैक, एक जैक हैमर जिससे डिपॉजिट बॉक्सेस को खोला गया और साथ ही कुछ टॉय गन मिली। चोरों ने पूरी हाइस्ट को बिना रियल गन के अंजाम दिया था। पुलिस को वहाँ पे एक पेपर मिला जिसमें चोरों ने एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था, इन अ नेबरहुड ऑफ रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रज, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। तो सवाल ये था, इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड कौन था और कैसे उन्होंने इस इम्पॉसिबल दिखने वाली परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया? इस रोबरी का मास्टरमाइंड फर्नांडो अरुहो नाम का इंसान। सन 1999 में हुई चोरी ने फर्नांडो के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था। उसने सोचा क्या होता अगर चोर बैंक से निकलने में कामयाब हो जाते। उसके माइंड में ये सवाल बहुत दिनों तक घूमता रहा। उसे लगा अगर वो एक टनल के जरिए बैंक से निकलने में कामयाब हो जाते तो कैसा होता। उसने ये सब अपने एक दोस्त को बताया जिसका नाम सेबेस्टियन था। उसने कहा ये पागलपन लगता है बट एक जबरदस्त प्लान। फर्नांडो ने अब बैंक रोबरी से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। उसने बहुत सारे मूवी शो और रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानकारी ली। उसने गोल बनाया वो दूसरों की मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करेगा और खुद उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। सन 2004 में फर्नांडो का प्लान फाइनली तैयार हो गया, पर अब उसे लगा उसे इस चोरी को अंजाम देने में अपने फ्रेंड बोस्टर की मैकेनिकल और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। शुरू में बोस्टर प्लान में इंटरेस्टेड नहीं था, पर फर्नांडो ने उसे यकीन दिलाया इस चोरी के अंदर कोई भी हर्ट नहीं होगा
और वो तो असली वेपन्स का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो बोल्स्टर भी रेडी हो गया था, तो उन्होंने प्लान पर काम करना शुरू किया। ब्यूनोस आयर्स के अंदर बहुत सारे अंडरग्राउंड स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम थे जो डायरेक्टली रिवर में जाकर एंड होते थे। तो रॉबर्ट्स को बैंक के सबसे पास वाली रन के अंदर जाकर बैंक के अंदर तक टनल बना ली। उन्होंने सोचा वो रात के समय बैंक में घुसकर चोरी कर लेंगे, पर बैंक का नाइट अलार्म सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसे बाईपास करना उनके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना दिन में चोरी की जाए, बट बैंक के अंदर दिन में बहुत सारे लोग होते थे। तो फर्नांडो के माइंड में आया क्यों ना एक फेक रॉबरी बैंक के ऊपर वाले फ्लोर पे की जाए जिससे वो नीचे आराम से चोरी कर पाए। पर अब उन्हें एक टीम की जरूरत थी, तो उन्होंने नए मेंबर्स को ऐड करना शुरू किया। पर अब उन्हें एहसास हुआ कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें टनल बनाने के लिए कुछ टूल्स और मैप चाहिए थे और एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे वो डिपॉजिट बॉक्सेस को बिना शोर करे खोल सके। और भी बहुत सी चीजें थी जिसके लिए पैसों की जरूरत थी और जल्दी फर्नांडो को चोरी के लिए एक फाइनेंसर भी मिल गया जिसने उसे $1 लाख दिए। बोल्स्टर ने एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लिया जिससे वो उसके बारे में डिटेल ले सके। उसने उन डिपॉजिट बॉक्सेस के ब्रांड नेम का भी पता लगाया और अपने लिए कुछ बॉक्स ऑर्डर किए और उन्हें खोलने के तरीके पर काम करना शुरू। उसने पाया एक जैक हैमर आराम से बॉक्सेस को खोल सकता है, तो उसने एक ऐसा जैक हैमर बनाया जिसे पीसेस में ट्रांसपोर्ट किया जा सके और बैंक में जाकर आसानी से असेंबल भी किया जा सके। चोरी वाले दिन की सुबह सभी चोर एक कॉफी शॉप पर मिले और एक दूसरे के साथ प्लान डिस्कस किया ताकि कोई मिस्टेक ना कर पाए। बोल्स्टर स्ट्रॉम डेन सिस्टम के अंदर से होते हुए बैंक में जाने के लिए निकल गया। एक क्रू मेंबर एक कार लेकर मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए। 2 क्रू मेंबर एक चोरी की कार को बैंक के गैराज के अंदर ले गए और दोनों ने बैंक के अंदर एंटर करके मास्क पहन लिया। इतने में फर्नांडो और डॉग बैंक के फ्रंट गेट से अंदर घुसे और सबको टॉय गन से डराने लगे और बैंक के अंदर सब लोग फ्लोर पर लेट गए। फर्नांडो ने एक और चोरी की कार को बैंक के बाहर खड़ा कर दिया जिससे पुलिस को लगे उन्हें चोरों का एस्केप प्लान मिल गया है। जब तक बोल्स्टर टनल में बैंक के नीचे पहुंच गया था, डॉग नाम के क्रू मेंबर ने बेसमेंट की वॉल को तोड़ दिया। अब दोनों बैंक और टनल आपस में कनेक्ट हो गए और बोल्स्टर भी बैंक के अंदर आ चुका था। 2 क्रू मेंबर ने सारे होस्टेज को ऊपर के फ्लोर पर आइसोलेट कर दिया। एक क्रू मेंबर ने वोल्टर नाम का यूज करते हुए पुलिस के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया। फर्नांडो का प्लान बहुत शानदार था। पुलिस को लगा चोरी ऊपर के फ्लोर पर हो रही है, पर असल में तो चोरी बेसमेंट में हो रही थी। वोल्टर ने कुछ होस्टेज को एक के बाद एक करके छोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे ये कोऑपरेट कर रहे हैं और जल्द ही अरेस्ट कर लिए जाएंगे। पूरे क्रू ने तय किया था उनके पास केवल 2 घंटे हैं चोरी को अंजाम देकर निकलने के लिए। जैसे ही उन्होंने बेसमेंट में मैक्सिमम बॉक्सेस को खोला तो वोल्टर ने फर्नांडो को नीचे आने का सिग्नल दिया। उसने पुलिस को पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहा और बेसमेंट में चला गया और होस्टेजेस को वार्निंग दी अगर वो हिले तो मार दिए जाएंगे। 2 क्रू मेंबर ने बोल्स्टर की हेल्प की और सारे कीमती सामान को बैग में डाल दिया। उसी समय के दौरान फर्नांडो और डॉग ने पूरे कमरे को ब्लीच से साफ कर दिया ताकि कोई डीएनए ना मिल पाए और वहाँ पर कुछ बाल बिखेर दिए जो उन्होंने बार्बर शॉप से चुराए थे ताकि पुलिस और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। और वो सब टनल से होते हुए बैंक से बाहर निकल गए और कार में बैठकर बैंक से दूर चले गए। जब पुलिस ऑफिसर्स बैंक के अंदर ये सोच के गए कि सारे चोर अंदर ही होंगे, उस समय पर सारे चोर अपने घर आ चुके थे और सब कुछ टीवी पर लाइव देख रहे थे। तो अगर सब कुछ सही रहा तो हमें सारे चोरों के नाम और स्टोरी कैसे पता है? जैसे कि सच छिपाए नहीं छिपता। इतनी अच्छी प्लानिंग करने के बाद भी एक छोटी सी डम ईगोसेंट्रिक मिस्टेक की वजह से सारे चोर पकड़े गए। जब एक क्रू मेंबर अपने घर पैसे लेकर पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को सब चीज़ें बता दी कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर बैंक को लूटा। और फिर एक दिन उसकी और उसके वाइफ के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई जिसके चलते उसकी वाइफ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और सारे चोर पकड़े गए। सारे चोरों को जेल में डाल दिया गया और वो ज़्यादा समय के लिए जेल में नहीं रहे। उन्हें सिर्फ 5 से 7 साल की सज़ा हुई, पर जल्द ही उनकी सज़ा कम कर दी गई क्योंकि उन्होंने रियल गन्स का यूज़ नहीं किया था और ना ही किसी को हर्ट किया था। तो किसी को भी 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिली। बाद में बैंक ने सभी कस्टमर्स के नुकसान की भरपाई की। आपको ये रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट वीडियो ये देखें जिसमें हमने आपको दूसरी बैंक हाइस्ट के बारे में बताया है।